अगर इस बार तू पास हो गया ना तो मोटरसाइकिल जरूर दिलवाऊंगा। मैं ये बार ये इम्तिहान आपके लिए जरूर क्लियर करूंगा। अब्बू बशीर घर पहुंचा कि नहीं? वो अभी तक नहीं आया। बोर्ड के रिजल्ट के दिनों में बच्चे डर के मारे कहीं चले जाते, मगर पास होते ही वापस भी आ जाते। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ सर, हम कोचिंग क्लास से लाते हैं। 12th में सबसे ज्यादा नंबर हमारी कोचिंग के बच्चे ही लेकर आते हैं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। गणित यानी कि मैथ्स का विषय एक ऐसा विषय है जिसे समझ लो तो बेहद आसान, वरना बहुत मुश्किल। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर बच्चे परेशान हो उठते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कागज पर लिखे कुछ जवाबों के बदले मिले अंक क्या जिंदगी का गणित बदल सकते हैं? जावेद मियां, मैं जानता हूं तुम इस बोर्ड पे अपने बेटे का नाम लिखा हुआ देखना चाहते थे। खैर, आप फिक्र ना करें, इस बार अगर बशीर ने 12th पास कर ली ना तो उसकी नौकरी पक्की है। मैं मैनेजमेंट से बात करके उसकी प्यून की नौकरी तो पक्की करवा दूंगा। उसके बाद आपकी सारी परेशानी खत्म। बशीर, बोर्ड का एग्जाम है, अच्छे से बिस्मिल्लाह करना। जी भाईजान। बेटा, सब तैयारी हो गई है ना? हाँ जी अब्बू। इस बार ना किसी से कुछ पूछना और ना ही बताना। अपना इम्तिहान देना अच्छे से, दिल लगाकर। हाँ, एकदम ध्यान से पेपर लिखना। या अल्लाह, इस बार इस पे रहम कर दे। ये तो कभी मेहनत करेगा ही नहीं। तू ही थोड़ा करिश्मा दिखा दे। पिछले 3 साल से एक ही जगह पे अटका है और तेरी उम्र के सारे लड़के कमाने भी लग गए हैं। पता है? वालेकुम अस्सलाम अकरम भाई, क्या हाल है? आज नहीं हो भाई अकरम भाई, आज माफ कर दीजिए। हम पक्का आपसे मिलेंगे, आपके साथ बैठेंगे और आपका काम भी करवा देंगे। अभी हमें देर हो रही है एग्जाम के लिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बशीर, बेटा तैयार है ना तू? देख, टाइम हो रहा है, लेट मत होना और अच्छे से इम्तिहान देना। हाँ? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर इस बार तू पास हो गया ना तो कैसे भी करके तुझे मोटरसाइकिल जरूर दिलवाऊंगा। अरे चचा जान, इतना यकीन है तो शाम को मोटरसाइकिल आने की खुशी में 2 किलो बर्फी ले आए। दूर के रिश्तेदार हो, दूर ही रहा करो। अरे अपनी उम्र देखो और बशीर की उम्र। तुम 25 साल के हो, ना जाने कितनी बार इम्तिहान देकर भी पास नहीं हुए। अपना साया भी मत पड़ने देना मेरे बशीर पर। अरे बशीर मियाँ, कहाँ हो? बहुत देर हो रही है यार, जल्दी आओ। बशीर, देर? भाईजान, 2 साल तो हो गए एग्जाम देते देते, और कितनी देर होगी? चलो चलो जल्दी आओ। भाईजान, ये मैथ्स पेपर से छुटकारा नहीं मिलता। आखिर कैसा जिंदगी में काम क्या, आप बताओ। अरे वही a² b², वही आके गाड़ी अटक जाती है और फेल हो जाते हैं। अरे मियाँ, सुहाग रात में जाने से पहले पिछली बीवी से हुए तलाक के बारे में क्यों सोचते हो? हैं? क्या जिंदगी में सफल होने का और कोई तरीका नहीं है? क्या हमारी काबिलियत सिर्फ हमारे सर्टिफिकेट्स तक ही सीमित है? हमने अपने बनाए हुए सिस्टम का बोझ अपने बच्चों के कंधों पर इस तरह से डाल दिया है कि बस्तों के वजन तले उनके सपने खो गए हैं, उनके रास्ते बिखर गए हैं। मेहनत करके 10वीं 12वीं तक पहुंचने वाले कई बच्चे अक्सर इस सब्जेक्ट में पीछे रह जाते हैं। आखिर कब तक हमारा देश क्वालिटी एजुकेशन के बदले क्वांटिटी एजुकेशन पर जोर देता रहेगा?
पूरी जिंदगी सड़क किनारे बस यही सुनते हुए गुजार दी कि सुरेश एक टोस्ट सैंडविच देना। मैं भी कुछ जीवन में बनना चाहता था पर नहीं बन पाया। पर बेटा तू मेरी शान है, मैं दुनिया को फख्र से कह सकता हूं कि तू बंद करो ये शोर शराबा। अरे आप हमारी परेशानी बांट नहीं सकते तो बढ़ाइए तो मत। आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी परेशानी हमने नहीं, आपके लाड साहब ने बढ़ा रखी है। और 24 घंटे आप हम पर ही गुस्सा होते रहते हैं। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है जो हम इस घर में आए। हाँ फरदीन, अब्बू बशीर घर पहुंचा कि नहीं? अब्बू मैंने मोहल्ले में सब जगह देख लिया मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं। नहीं वो अभी तक नहीं आया, लेकिन इतनी देर तक तो वो कहीं बाहर नहीं रहता। हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अब्बू फिर से फेल होने के डर से कहीं भाग तो नहीं गया बशीर? कहीं उसने खुद को कुछ करना लिया हो। खाना खा लीजिए, 2 बार खाना गर्म कर चुके हैं, इस बार नहीं करेंगे। और हम सोने जा रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी आफत आ गई है, बशीर का कुछ पता नहीं चल रहा, तुम्हें खाने की पड़ी है। नींद आ रही है ना, जाओ खा पी करके सो जा तुम। अरे भाईजान क्या हो क्या गया? आप रुकैया भाई पर ऐसे चिल्ला क्यों रहे? कुछ नहीं असलम, वो 12 बजने को आ गए, बशीर का कुछ पता नहीं कहाँ पे है वो, और ऐसे में उस औरत को खाने की लगी हुई। बस इतनी सी बात है। अरे भाईजान बशीर 20 साल का लड़का है, कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है। गया होगा दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने, आ जाएगा। और वो तो फिर भी शरीफ है। इस उम्र में हम तो सिर्फ ईद के दिन घर पर पाए जाते थे। सब तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होते ना, इसलिए। और खुदा के वास्ते हमारे घर के मामलों में दखल देना बंद करो। अच्छा, आपके घर के मामलों में दखल देना कौन चाहता है? चलिए चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। फरदीन बेटा, बहुत देर हो गई है, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। देखिए जावेद जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें 24 घंटे पूरे होने का इंतजार करना चाहिए। शायद बशीर खुद ही घर चला है। सर, हमारा बेटा इतनी देर तक घर से बाहर रहने वालों में से नहीं है। और अगर उसे बाहर कुछ काम भी होता ना तो मैं खबर जरूर करता। हमने उसके दोस्त सादिक के घर जाकर भी बशीर के बारे में पता किया। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा सादिक है क्या घर पे? नहीं, वो तो सुबह से घर आया नहीं। वसीम भाई, रात के 11 बज गए, आपको सादिक की कोई फिक्र नहीं है? अरे इसमें फिक्र की क्या बात है? लड़का है, जवान है, गया होगा कहीं घूमने फिरने। आप लोग भी फिक्र मत करिए, आराम से घर जाइए, आ जाएंगे दोनों। जवान बेटा अब तक घर नहीं लौटा और आप आराम करने की बात कर रहे हैं। वसीम भाई आप भी ना, फरदीन चल कहीं और देखते हैं। सर हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपको अपने बेटे की चिंता हो रही है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि बोर्ड के रिजल्ट के दिनों में बच्चे डर के मारे कहीं चले जाते हैं, मगर पास होते ही वापस भी आ जाते हैं। बशीर के केस में भी हमें यही पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, सुबह होते ही हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। हाँ, मेरी बात गौर से सुनो। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं। अब जो करना है जल्दी करो प्लीज। हाँ हाँ, ओके। बशीर के यूं अचानक गायब हो जाने से पूरा परिवार परेशान था। पुलिस की सलाह थी कि 24 घंटे पूरे होने तक बशीर का इंतजार किया जाए। जवान बेटे की गुमशुदगी से जहां जावेद और फरदीन परेशान दिखाई दे रहे थे, वहीं बशीर की भाभी रुकैया किसी से खुफिया बातें कर रही थी। वो किससे बातें कर रही थी और बशीर का मामला पुलिस तक पहुंचने से उसे क्या तकलीफ थी? सर हमने बशीर के मोहल्ले में पूछताछ की, सबका यही कहना है कि उसका किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं था। और हाँ सर, बशीर के घर वालों का भी यही कहना है। एक बात और सर, ये बशीर का एक दोस्त है सादिक, ये भी 12th में 2 बार फेल हो चुका है। दोनों साथ में घूमते और साथ में पढ़ाई करते हैं। फौरन सादिक से मिलो, दोस्त है, बशीर ने जरूर उसको कुछ बताया होगा। और हाँ, बशीर के घर वालों से भी मिलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई के चलते बशीर के घर वालों ने बशीर पे प्रेशर बनाया, जिसके चलते बशीर खुद घर छोड़ के चला गया। यस सर, हमने बशीर के मोहल्ले में पूछताछ की, सबका यही कहना है कि उसका किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं था। और हाँ सर, बशीर के घर वालों का भी यही कहना है। एक बात और सर, ये बशीर का एक दोस्त है सादिक, ये भी 12th में 2 बार फेल हो चुका है। दोनों साथ में घूमते और साथ में पढ़ाई करते हैं। फौरन सादिक से मिलो, दोस्त है, बशीर ने जरूर उसको कुछ बताया होगा। और हाँ, बशीर के घर वालों से भी मिलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई के चलते बशीर के घर वालों ने बशीर पे प्रेशर बनाया, जिसके चलते बशीर खुद घर छोड़ के चला गया। यस सर।
क्या हुआ साहब? साहब सादिक कर दोपहर से घर नहीं लौटा है। बशीर भी कल दोपहर से घर नहीं लौटा है। पता है साहब, कल उसके अब्बा जावेद और उसका भाई फरदीन दोनों घर पे आए थे। दोनों बशीर के बारे में पूछ रहे थे। आपका बेटा सादिक कल दोपहर से लेकर अब तक घर नहीं पहुंचा। आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? वो शुरू से ही ऐसा है, देर रात को घर लौटता है, 2 बार 12वीं में फेल हो चुका है। साहब ये मेरी छोटी बेटी नफीसा है। सर सादिक के घर वालों से बात की, सादिक भी कल दोपहर से घर नहीं लौटा है। मिश्रा, हो सकता है कि दोनों साथ में हैं। दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन चेक करो, पता करो कि दोनों कल से कहाँ हैं। ओके सर। बशीर और सादिक पहले भी बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो चुके थे और इस बार उन दोनों पर एग्जाम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही था। रिजल्ट के ठीक 3 दिन पहले दोनों अचानक कहां गायब हो गए? क्या वो दोनों फेल होने के डर से खुद कहीं चले गए थे या फिर उनके लापता होने के पीछे कोई और ही कहानी थी? सर हमने सादिक और बशीर के फोन की लास्ट लोकेशन पर जाकर चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। और सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इन दोनों की अधिकतर बात किसी उस्मान और असलम से हुई है। एक बात और सर, बशीर के कॉल रिकॉर्ड्स में असलम का नंबर 80 बार डायल हुआ है। मिश्रा, बशीर के अब्बा जावेद से पता करो ये असलम और उस्मान आखिर हैं कौन। यस सर। आप किसी असलम और उस्मान को जानते हैं? जी, उस्मान को तो नहीं, लेकिन असलम हमारे चचेरे भाई का बेटा है, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई खास वजह? वो एक नंबर का निकम्मा और आवारा है, मास्टर बना घूमता है। आप ही सोचिए, जो आदमी खुद फेल हुआ करता था वो बच्चों को क्या तालीम देगा? तालीम देगा मतलब? बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। बशीर गायब होने से पहले वो सबसे ज्यादा असलम के कांटेक्ट में था और ऐसा लगता है कि भले ही असलम से आपका कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन आपके बेटे का जरूर उससे लेना देना था। कहीं बशीर को आप लोग पढ़ाई के लिए तो प्रेशराइज नहीं कर रहे थे, इसलिए वो घर से चला गया? नहीं साहब, हमने कभी नहीं किया। ये असलम कहाँ रहता है? जी, इसी मोहल्ले में। सर बशीर तो हमारा भाई है, पर सादिक के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं हैं। बस इतना जानते हैं कि सादिक और बशीर अच्छे दोस्त हैं। तो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हो तुम? हाँ सर, हम कोचिंग क्लास चलाते हैं। ये मिठाई हमारे कोचिंग के पास हुए बच्चे ही तो लेकर आए हैं। 12th में सबसे ज्यादा नंबर हमारी कोचिंग के बच्चे ही लेकर आते हैं। जब तुम खुद 12th में पास नहीं हो सके तो दूसरों कैसे पास करवाते? चलो बच्चों, तुम लोग चलो, मैं तुम लोग को बाद में बुलाता हूँ। सर वो क्या है ना, एग्जाम्स खेल की तरह होते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोच अच्छा खिलाड़ी हो। ये बशीर तुमको इतने कॉल्स क्यों कर रहा था? उसके कॉल रिकॉर्ड में हमारे नंबर पर 80 कॉल्स थे। सर भाई है हमारा, हमें कॉल करेगा। इतने कॉल्स? उसका एग्जाम था, एग्जाम के लिए हमें कॉल किया करता था। हम कोचिंग चलाते हैं तो पढ़ाई के बारे में जो भी पूछना होता था हमें पूछता था। सर वसीम को उस्मान और असलम के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये असलम जावेद का दूर का रिश्तेदार है। मेरी असलम से बात हो गई है, वो ट्यूशन क्लासेस चलाता है। मैंने उस्मान के बारे में भी पता किया है, वो एक हिस्ट्री शीटर है, उधारी पे पैसे देने का काम करता है। फिलहाल तो शहर से बाहर है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। एक आदमी को बोलो इस पे नजर रखें। यस सर। हेलो, ठीक है सर। पुराने खंडर के पास एक लाश मिली है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं मिला बॉडी से, और लाश को देखकर ऐसा लगता है कि जानवरों ने कई जगह से खाया है। सर दावे के साथ तो नहीं कह सकते, पर हो सकता है सादिक या बशीर में से कोई हो। दुबे सर्च करो, ऊपर भी देखना, शायद कुछ मिले। सर बशीर और सादिक के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलवाओ। यस सर। बशीर, जी अब्बा। बेटा मैं ये नहीं कहता कि तू 100 में से 100 नंबर ले, 35 भी लाएगा ना तो मेरे लिए काफी। बस किसी तरह निकल जा, आगे अल्लाह मालिक। अबू
मैं इस बार आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं कर, जितना हो सकता है उतना कर। तेरा अब्बू तेरे साथ है ना? थैंक यू अब्बू, थैंक यू हिम्मत देने के लिए। मैं ये बार ये इम्तिहान आपके लिए जरूर क्लियर करूंगा। जावेद चाचा, कहाँ खोए हुए हैं? फोन बज रहा है कब से आपका? हेलो हेलो, क्या? हमें लाश पे से कुछ कपड़े मिले। सर ये कपड़े मेरे बशीर के नहीं हैं। पुलिस को मिली लाश को जानवरों ने काफी नुकसान पहुंचाया था। बॉडी के कपड़ों से वसीम ने उसकी पहचान सादिक के रूप में कर दी। सर, सादिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, सादिक का मर्डर हुआ है। सर, सादिक की मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से नहीं, बल्कि सर पर किसी भारी चीज से वार करने की वजह से हुआ है। और हाँ सर, बॉडी पर घसीटे जाने के भी निशान है। इसका मतलब पहले सादिक को मारा गया, फिर उसकी लाश को घसीट के खंडर के ऊपर ले जाया गया, फिर उसे नीचे फेंक दिया गया ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। लेकिन सर, सादिक को मारेगा कौन? बशीर, क्योंकि बशीर अब भी लापता है। हो सकता है कि बशीर ने सादिक का खून किया और पकड़े जाने के डर से कहीं चला गया। लेकिन सर, सादिक और बशीर तो अच्छे दोस्त हैं, और बशीर सादिक को क्यों मारेगा? सर, कहीं ऐसा तो नहीं सादिक के कत्ल में और बशीर के गायब होने में उस्मान का हाथ हो? क्योंकि वो अब भी गायब है। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इन दोनों की अधिकतर बात किसी उस्मान और असलम से हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को साथ में मारा गया, जिसमें से सादिक की लाश हमें मिल गई, लेकिन बशीर की लाश अब तक नहीं मिली। पिशा, एक काम करो, इस उस्मान की तलाश तेज कर दो, अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट करो और सादिक और बशीर से जुड़े जितने भी लोग हैं सबसे एक बार फिर से पूछताछ करो। यस सर। खाना बेटा, भूख हो गया? अब्बू बहुत हो गया, पूरा खत्म हो गया। देखो खाओ खाओ बशीर, अच्छे से खाओ। देखो तुम्हारे अब्बू तुम्हें कितने प्यार से खिला रहे हैं। और ये सब भी लेके आई हूँ मैं तुम्हारे लिए, सब सब खत्म कर देना। बाप भाई के कमाई के शीर कुरमे में मिठास तो बहुत होगी ना बशीर, है ना? हाँ भाभी जान, मिठास तो काफी है, लेकिन अगले साल हम अपनी कमाई से खिलाएंगे सबको। उस शीर कुरमे के साथ आपकी जबान भी मीठी हो जाएगी। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। अब हमारा यहाँ दम घुटता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से लेके चले जाओ। शुक्र मनाओ कि वो भी लापता है। अगर वो वापस आ गया ना तो हमारा सारा खेल चौपट हो जाएगा। अरे कितना काम करेंगे जावेद चाचा, अभी आराम भी कर लिया कीजिए। लाइए मैं कर देता हूँ। हमारा काम है, हम ही करेंगे। अरे मैं कर देता हूँ ना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक बार बस हमारा बशीर वापस आ जाए, फिर उसे काम पर लगाकर आराम ही करेंगे। आप फिक्र न कीजिए जावेद चाचा, बशीर जल्दी ही वापस आ जाएगा। सर, बशीर की लास्ट लोकेशन से तो कुछ हाथ नहीं लगा है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स को हमने एक बार फिर से खंगाला है और एक नंबर ऐसा सामने आया है जिस पर बशीर की बात हुई थी। जब हमने उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला वो किसी रिक्रूटमेंट ऑफिस का नंबर है।
जी सर, बशीर नाम का एक लड़का हमारे पास आया था सर। ये उसका फॉर्म सर। कुवैत में अच्छी जॉब पाने के लिए हमारे पास आया था सर। एडवांस के तौर पे उसने 40,000 हमारे पास जमा करे। अब मुझे याद है कि मैंने उसको कहा था कि अगर कुवैत में जॉब पानी है तो 12th की बोर्ड एग्जाम पास होना बहुत जरूरी है। ये पैसे बशीर के पास इतने पैसे आएंगे कहां से? उसे तो जेब खर्च में हम दिया करते थे। हाँ साहब, 40,000 तो बहुत मोटी रकम हो गई। इतने पैसे तो हमारे घर में कभी नहीं होते। तो बशीर के पास इतने पैसे आए कहां से? और बशीर को इतने पैसे देगा कौन? सर हमें कुछ नहीं पता। बोल रहे हैं ना, हम बाद में बात करते हैं। सर, ये रुकैया का बिहेव मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एक आदमी तैनात करो, इस रुपया पे भी नजर रखो। बशीर अबू बैठ बैठ। देख, अपने अब्बू से कभी कुछ मत छुपाना। बस तू पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर, जी जान से कोशिश कर, क्योंकि कोशिश कभी नाकाम नहीं होती। और तुझे जब भी जरूरत पड़े हमें बताना, दिल में मत रखना। अरे पगले, अभी हम हैं ना। अच्छा चल, रख ये किताब, रख, सो जा और सुबह उठकर पढ़ाई करना। इम्तिहान के नतीजे आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे और सादिक और बशीर दोनों ही घर से गायब थे। सादिक की लाश मिलने के बाद अब पुलिस को बशीर की तलाश थी। बशीर क्यों इस तरह से घर से दूर भटक रहा था और क्या हुआ था उसके साथ? बशीर ने अपनी नौकरी के लिए 40,000 रुपयों का बंदोबस्त कहां से किया था? क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए बशीर किसी गलत राह पर निकल पड़ा था? आखिर रुकैया किसके साथ और कहां भागने की फिराक में थी? क्या सादिक की मौत से और बशीर के लापता होने से उसका कोई कनेक्शन था? और ये उस्मान कहां गायब हो गया था? क्या उसका इस सब से कोई लेना देना था? अब्बू, फरदीन फरदीन फरदीन, क्या 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 हुआ? सब ठीक तो है ना? तू इतना हाफ क्यों रहा है? वो अपना हमारा बशीर पास हो गया। बशीर पास हो गया? पास हो गया। चाचा, चाचा संभालिए अपने आप को। चाचा मत सुनाइए। मैं ये बारी इम्तिहान अपने जरूर क्लियर करूंगा, देख लेना। बशीर वापस आ जाएगा। सर, बशीर ने 40,000 रुपए जमा किए थे रिक्रूटमेंट एजेंसी में, वो भी किसी फैमिली मेंबर की हेल्प के बिना। और उस्मान का लगातार सादिक और बशीर के कांटेक्ट में रहना, कहीं उस्मान उन्हें इलीगल काम के लिए तो पैसे नहीं देता था? ये तो उस्मान ही बता सकता। मिश्रा, अपने किसी भी खबरी से उस्मान के बारे में कोई खबर मिली? नहीं सर, लेकिन कोशिश जारी है। जैसी कोई टिप मिलेगी वो हमें बता देंगे। मिश्रा, इस उस्मान का पकड़े जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें जिस कड़ी की जरूरत है वो कड़ी शायद ये उस्मान भी है। हेलो जी, आप ठीक तो है ना? हाँ हमें पता है आप परेशान हैं। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम आपको कल आकर मिलते हैं। एक चाय देना।
क्या खबर है शकील? साहब थोड़ी देर में आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। खबर पक्की है? थोड़ी देर में यही आने वाला है, आपको इशारा करता हूँ। अरे शाम अच्छी वाली चाय पिलाओ। क्या उस्मान? हाँ अकेले अकेले चाय पिएगा क्या? कौन है बे तू? पुलिस चल लेके चलो चल 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 रुक 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 जा रुक जा रुक चल। साहब हम ब्याज पे पैसा देते साहब, इलीगल पैसा उधारी का धंधा है साहब। हाँ साहब हम सादिक को जानते हैं, सादिक ही बशीर को हमारे पास लाया था कुछ ही महीने पहले। बोल सादिक। भाई हमारा दोस्त है बशीर, इसे 1 लाख रुपए की जरूरत है। वो तो हो जाएगा, लेकिन इतने पैसे की गारंटी करता क्या है ये? भाईजान मेरा कुवैत में जॉब लगा है, वही जाने के लिए पैसे चाहिए थे बस। वो तो हो जाएगा, लेकिन इतने पैसे के लिए गारंटी तो होनी चाहिए ना। अरे भाईजान हम लेते हैं इसकी गारंटी, लड़का बहुत अच्छा है, हमारा करीबी कभी धोखा नहीं करेगा। हमारे धंधे में जो धोखा देता है उसको उसकी जिंदगी धोखा दे देती है। मुश्ताक। जी भाई। भाई हर महीने ब्याज पहुंच जाना चाहिए। जी थैंक यू भाईजान। साहब बशीर ने कहा था कि कम से कम महीने का ब्याज तो दे ही देगा, लेकिन जब से पैसे लिए एक पैसा नहीं चुका है उसने साहब। हमने उन दोनों को फोन करना शुरू कर दिया, धमकी देना शुरू कर दी। एक बार तो उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली साहब। फिर बशीर ने फोन बंद कर दिया साहब। फिर बड़ी ही मुश्किल से हमने सादिक से बशीर का दूसरा खुफिया नंबर लिया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। दूसरा नंबर? हाँ साहब, पर यकीन मानिए हमने कुछ नहीं किया था साहब। चाहिए तो हम कुरान पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार हैं। सर हमें तो 40,000 रुपए की बात का पता था, लेकिन बशीर ने तो 1 लाख रुपए लिए थे कर्ज पर, बचे हुए 60,000 रुपए। खुशा, शायद इस सवाल का जवाब ही इस केस का आखिरी पन्ना है। बशीर के दूसरे नंबर की डिटेल्स निकलवाओ। यस सर। सर बशीर के दूसरे नंबर की डिटेल्स आ गई हैं। 2 नंबर पर अधिकतर बात हुई है, एक नंबर उस्मान का है और दूसरा सादिक की बहन नफीसा का। लेके आओ इस नफीसा को। यस सर। नफीसा, हमने बशीर के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा बार तुम्हारे नंबर पे बात हुई। क्या चक्कर है ये? सो मैं और बशीर एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात घर वालों में किसी को नहीं पता। बशीर अपने रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि वो पहले भी मैथ्स में 2 बार फेल हो चुका है। अगर वो इस बार भी फेल हो जाता तो उसे नौकरी नहीं मिलती, और अगर उसे नौकरी नहीं मिलती तो वो हमारे अब्बू से निकाह की बात कैसे करता। पर अब सादिक भाईजान की मौत हो चुकी है, बशीर कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। आप प्लीज उसे खोज निकालिए। हमारे अब्बू से हमारे और बशीर के रिश्ते की बात मत बताइएगा, ना अब्बू हमें बहुत मारेंगे और घर से भी निकाल देंगे। ठीक है, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तुम जा सकती हो। और हाँ, उसका फोन आए या मिलने की कोशिश करे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। विशा, बशीर के घर का सर्च वारंट निकलवाओ, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। यस सर। सर आप ये कर क्या रहे हैं? हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है। सर्च वारंट? सर स्लिप के हिसाब से तो बचे हुए 60,000 रुपए बशीर ने असलम के अकाउंट में डाले थे,
असलम, बोल, तेरी कोचिंग क्लासेस का पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने आ चुका है। कितने में बेचता है एक फिर? 60,000 में। सही कहा ना? डमी स्टूडेंट बिठाता है। हम भी सोचें कि ऐसी कौन सी बूटी है तेरे पास कि फेल होने वाले स्टूडेंट भी तेरी कोचिंग क्लासेस में आते ही टॉपर बन जाते हैं। सीधे सीधे बोलेगा ये उल्टा लटका। सर हम बताते हाँ सर, हमारा नेटवर्क है डमी स्टूडेंट्स का। पिछले 4-5 सालों से हम काफी स्टूडेंट को ऐसे ही पास कराते आए हैं। बशीर से भी तूने 60,000 रुपए लिए थे ना उसे पास कराने के लिए? हमने तेरे अकाउंट डिटेल्स चेक किए हैं, उसने तेरे अकाउंट में 60,000 रुपए डिपॉजिट किए थे। हाँ सर, बशीर 2 बार मैथ्स में फेल हो चुका था। हमने भी उसे अपने नेटवर्क के बारे में बताया। उसने उस्मान से पैसे जुगाड़ करके हमें पैसे दे दिए। हम खुद बैठे थे उसका पेपर देने के लिए। सच तो ये है कि बशीर हमें खुद ब्लैकमेल कर रहा था। किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा था? सर, हमारा राज छुपाने के लिए उसने हमसे पैसों की मांग की थी। राज? कौन सा राज? डमी स्टूडेंट्स वाला? नहीं सर। सर, हम और बशीर की भाभी रुकैया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और वो फरदीन भाईजान के साथ खुश नहीं थी। हमने बशीर को समझाने की लाख कोशिशें की सर, पर वो सुनने को राजी नहीं था। जावेद चाचा और फरदीन भाईजान से ये राज छुपाने के लिए उसने हमसे पैसों की मांग की। देखो असलम भाई, चुप रहने की कीमत होगी 2 लाख रुपए। आप मेरा काम कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। उसको उस्मान को पैसे देने थे सर, पर हमारे पास भी कोई पैसे नहीं थे। इसीलिए तूने बशीर को गायब कर दिया? सर, हमने किसी को गायब नहीं किया सर, और नहीं हमने किसी का मर्डर किया है। हमारा विश्वास करिए सर। सर, आखिरी बार हमने बशीर को नफीसा के साथ देखा था। हमको मालूम था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, पर सादिक को ये बात नहीं पता थी। और हमने सोच सोच के टमाटर की तरह लाल हो गया। इतना भी क्या सोचना, एग्जाम दे दिया ना, अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे। सादिक मियां, अपने घर की आबरू दोस्त को सौंप दिए क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो भाईजान आप? यकीन नहीं आ रहा तो खुद आकर देख लो झील के पास। सर, उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। बस सीधा ये खबर आई कि सादिक का कत्ल हो गया है और बशीर लापता है। हेलो, ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। अबू, मैं इस बार आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा। मैं ये बार ये इम्तिहान आपके लिए जरूर क्लियर करूंगा। वो हमारा बशीर पास हो गया। बेटा तू पास हो गया, बशीर पास हो गया। उठना, उठ, अपने अब्बू की बात सुन बशीर। बेटा उठना। मिठास तो काफी है, लेकिन अगले साल हम अपनी कमाई से खिलाएंगे सबको। उठना, उठना बशीर। मैथ्स के इम्तिहान में पास होने के लिए बशीर ने गलत राह चुन ली थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके सपनों की मंजिल का रास्ता तब तक साफ नहीं हो सकता जब तक कि वो मैथ्स का पेपर क्लियर ना कर ले। लेकिन परवाज भरने से पहले ही किसी ने उसके पंख ही नहीं बल्कि उसकी जान भी ले ली। आखिर किसने किया था बशीर का कत्ल? क्या असलम ने जो पुलिस को बयान दिया था वो सही था? सादिक को हमने नहीं मारा है सर, और बशीर का हमें नहीं पता। पुलिस ने इस केस की तह तक जाने के लिए अपनी तहकीकात और तेज कर दी। तुमने हमें अपने और बशीर के अफेयर के बारे में तो बताया, लेकिन एक बात बताना भूल गई कि गायब होने से पहले बशीर तुम्हारे साथ था। हमें असलम ने सब बता दिया। हमें पहले से ही शक था कि तुम झूठ बोल रही थी, लेकिन अब हमें सच जानना है। क्या हुआ था उषा? सोच सोच के टमाटर की तरह लाल हो गया। अभी क्या सोचना, एग्जाम दे दिया ना, अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे। क्या हुआ बशीर? हुआ कुछ नहीं, पर अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो पक्का कुछ हो जाएगा। हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से।
हाँ 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 सादिक। हाँ बशीर, किसके साथ है? मैं पीछे मुड़ के देख। वो तो अपनी जान बचाने की कोशिश करे थे, उसी में मारे गए। हम दोनों बहुत डर गए थे और बशीर ने हमें वहां से फौरन जाने के लिए कहा। हम वहां से चले गए और बशीर भी वहां से चला गया। मैं ये सब इसलिए क्या, ताकि हम पर किसी को शक ना हो और ये सब एक्सीडेंट लगे। तो फिर बशीर को किसने मारा? बशीर मर गया। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बशीर को मारा किसने। बशीर की लाश जिस लोकेशन पर मिली थी, पुलिस ने वहां फिर से पूछताछ की तो उनके हाथ एक अहम जानकारी लगी जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। तब 2 दिन पहले एक बंदा आया था, खाकी वर्दी में आया था, वो चपरासी पहनते हैं ना कपड़े स्कूल में, वैसा। साहब वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, वो बनवाने आया था। बहुत जल्दी में था, बहुत परेशान लग रहा था। साहब वो मुझे 100 रुपए तक देने को तैयार हो गया था 50 की जगह। उसकी शक्ल याद है तुझे? हाँ साहब याद है। स्केच बनवा सकते हैं? हाँ जी। साहब, हमने ही बशीर को मारा। तो स्कूल में सारे टीचर जावेद चाचा को बशीर को पियून की नौकरी दिलाने की बात कर रहे थे साहब। इस बार अगर बशीर ने 12th पास कर ली ना तो उसकी नौकरी पक्की। मैं मैनेजमेंट से बात करके उसकी पियून की नौकरी पक्की करवा दूंगा। साहब, हम 3 साल से यहाँ पर घिस रहे हैं साहब, ईमानदारी से काम कर रहे हैं साहब, पर हमको अभी तक परमानेंट नहीं रखा गया। हमको परमानेंट होने के लिए बशीर को रास्ते से हटाना जरूरी था। जब बशीर के 12वीं पास की खबर हमको मिली तो हमारा सरदर्द बढ़ गया। अब हमारा बशीर पास हो गया। अब तो बशीर को हमारी जगह पर पियून की नौकरी मिलना तय हो गया था साहब। हमारी नौकरी खतरे में थी साहब। हमारे पास पेट पालने के लिए इस नौकरी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था साहब। फिर एक दिन वो बशीर स्कूल आया। बशीर, तुम यहाँ कैसे? हाँ? तुम्हारे अब्बू तुमको लेकर कितना परेशान है? हाँ, कहाँ है हमारे अब्बू? हाँ, हमें उनसे बात करनी है। आप पगला गए हो क्या? पुलिस तुमको ढूंढ रही है। किसी ने देखा तो नहीं तुमको यहाँ आते हुए? हैं? अच्छा देखो, एक काम करो, स्कूल के पीछे सुनसान रोड पर मिलो, वहाँ कोई आता भी नहीं है। हम तुम्हारे अब्बू को लेकर आते हैं, ठीक है? पक्का लाओगे ना? हाँ, हम पक्का लाएंगे। तुम वहीं पर चलो, हम आते हैं। नदीम भाईजान, अबू का साहब, हमसे गलती हो गई साहब। हम स्वार्थी हो गए थे। नौकरी गंवाने का डर हमारे दिल में बैठ गया था साहब। तेरा डर और स्वार्थ ने तुझे क्या दिया? बशीर तो ये नौकरी करना ही नहीं चाहता था। उसके सपने बड़े थे, वो तो कुवैत जाना चाहता था। अब सारी जिंदगी सड़ना जेल में।
अगर इस बार तू पास हो गया ना तो कैसे भी करके तुझे मोटरसाइकिल जरूर दिलवाऊंगा। ये बार ही इम्तिहान आपके जरूर क्लियर करूंगा। वो हमारा बशीर पास हो गया। एक तरफ ये मैथ्स का पेपर बशीर की परेशानी का सबब बना, जिसे सुलझाने के लिए उसने गलत कदम उठाए। वजह चाहे जो भी हो, इन दोनों के कदम को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन इस बात पर ध्यान देना भी जरूरी है कि कहीं वो इसके बोझ तले इतने भी ना दब जाएं कि गलत राह पर निकल पड़े। और विद्यार्थियों से गुजारिश है कि वो अपनी काबिलियत को पहचानें, खुलकर अपनी मुश्किलों को बयां करें ताकि उनका हल निकाला जा सके। वक्त के साथ साथ हमने अपने समाज में और अपने रहने के ढंग में काफी सुधार किया है। लोग सभ्य बने, एक साथ आगे बढ़े, इसके लिए हमने पढ़ाई, किताबों और विद्यालयों का निर्माण किया। लेकिन जो चीजें हमने मनुष्य जाति की भलाई के लिए बनाई थी, आज वही काफी बच्चों के गले का फंदा बन चुकी है। हम किसी मछली को भागने की प्रतियोगिता में और किसी चीते को तैरने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं कह सकते। याद रखें, गलत राह पर चलकर कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। और ये भी कि पांचों उंगलियां कभी एक समान नहीं होती, लेकिन फिर भी पांचों की अहमियत एक दूसरे से कभी कम नहीं होती। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नाम क्या है तुम्हारा और कहां से आई हो? उन दोनों लड़कियों के अलावा सुनीता को भी जानती हो ना? सुनीता के बाप के मर्डर के बारे में क्या जानती हो? चारों नागपुर से हो? हाँ, यहाँ कैसे पहुंची? घर से भाग के आई हो? एक ही फैमिली से हो या फिर अलग अलग? फैमिली में कौन कौन है तुम्हारे? बोलो, जवाब दो। उन दोनों को जानती हो ना? और ये उंगलियां कैसे कटी? या किसी ने काटी हैं? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती जा रही थी, ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा था। पिछले सवालों के जवाब अभी मिले भी नहीं थे और नए सवाल आ खड़े हुए थे। पुलिस को अब तक इन 3 लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था और अब एक नए मोड़ की तरह भव्या भी इस केस का हिस्सा बन गई थी। अनीता, चारू, सुनीता और अब भव्या, आखिर किस रूप में इन लड़कियों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी थी? इसके अलावा एक और सवाल था अनुराधा के कत्ल का, कि आखिर कातिल कौन था और किस पर शक किया जाए, अनीता, चारू या सुनीता, या फिर कातिल इन तीनों के अलावा कोई और ही था जो अब तक पुलिस के रडार पर नहीं आया था। क्यों रे? तूने तो कहा था कि तू उन लड़कियों को नहीं जानता। फिर लॉज में क्या कर रहा था? सर, गलती हो गई मुझसे। मैंने झूठ बोला आपको। मेरा अनीता के साथ अफेयर चल रहा है। उसे फिल्म में हीरोइन बनना है, इसलिए बहुत स्ट्रगल कर रही है वो। उसके पास काम नहीं है, इसलिए पैसे की बहुत तंगी है उसके पास। मैं उसे सिर्फ पैसों की मदद करता था। आई को ये बात पता चल गई, आई बहुत भड़की सर। और तेरे इस अफेयर के चक्कर में तूने अपनी माँ को मार डाला? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? एक बेटा अपनी आई को कैसे मारेगा? मेरी हंसती खेलती बच्ची के साथ क्या हो गया? हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सही वक्त नहीं है पूछने का, लेकिन आपसे बात करके ही हमें पता चलेगा कि आखिर भव्या के साथ हुआ क्या है, उसकी ये हालत कैसे हुई। साहब, आप मेरी भव्या को जैसा देख रहे हैं, वो पहले कभी ऐसी नहीं थी। वो तो खुश रहने वाली, हंसने खेलने वाली बच्ची थी। सच है साहब, पर साहब जब से वो लड़का उसकी जिंदगी में आया ना साहब, माझ्या मुलीच्या आयुष्याची वाट लावली त्याने। आहो, इतना टहलने का क्या मतलब? खाना तो खा लो। क्या खाना खा लो? खाना खा लो? हाँ, जो मैं देख के आया हूँ उसके बाद खाना खा सकता हूँ मैं? इधर आ, कहाँ गई थी तू? कौन था वो लड़का? लड़का? हाँ, लड़का जिसके पीछे बैठ के घूम रही थी पूरे मार्केट में। कौन था वो? अच्छा, वो बाबा, मैं आपको बताने ही वाली थी। वो सूरज शुक्ला नाम है उसका, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
और हम दोनों शादी। बस बकवास मत कर। वो शुक्ला है, ना हमारी जात का ना हमारी बिरादरी का। उससे शादी कभी नहीं होगी। तमाशा बंद करा, आता सांगतो तुला, हमारी नाक कट जाएगी। आपली इज्जत नाही राहणार, कळलं का तुला? शादी तो मैं उसी से करूंगी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। और ये जात बिरादरी को कैसे हैंडल करना है आप दोनों देखो। भव्या, भव्या, भव्या। फिर एक दिन भव्या घर नहीं लौटी। हमने उसे बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। हमें लगा सूरज के साथ भाग गई होगी। फिर एक फोन आया। हेलो। ध्यान से सुन और बीच में टोकना मत। तेरी बेटी भाव्या और उसकी दोनों सहेलियां मेरे कब्जे में हैं। अगर तीनों लड़कियां चाहिए तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर। अगर इंतजाम नहीं कर पाया तो तीनों लड़कियों को मैं कोठे पे बेच दूंगा। और हाँ, पुलिस पे जाने की अगर सोची ना तो लड़कियां साबुत नहीं, इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे तेरे को। अरे तुम हो कौन? क्यों ऐसा बोलने के लिए मना किया ना मैंने। अब सुन ध्यान से। पैसा कब कहाँ लेके आना है मैं बताऊंगा फोन करके। पता नहीं किसका फोन था, पर जिसका फोन था उसने कहा कि उसने हमारी भव्या और रघुनाथ की बेटियों को किडनैप किया। और वो 10 लाख रुपए मांग रहा है उनको छुड़ाने के लिए। 10 लाख? तू चल मेरे साथ। हम दोनों दौड़ते दौड़ते रघुनाथ के घर पर गए उसको ये बात बताने के लिए। लेकिन सर वहाँ जाने के बाद देखा वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। 10 लाख क्या 10 रुपया भी नहीं दूंगा मैं। और उनके लिए तो बिल्कुल नहीं जो मेरी नाक कटाना चाहती हैं। तुम्हें भी फोन आया था किडनैपर का? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी आया था। वो मेरे से भी 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। अरे 10 का 20 मांगेंगे तो क्या? पैसा झाड़ पे लगता है क्या? मेहनत करके कमाना पड़ता है। 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। अरे पैसे नहीं दिए तो बच्चों को मार देगा वो। जो करना है कर ले। सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ लड़कियों पे नहीं लुटा सकता मैं। मेरे 2 बेटे भी हैं, उनका भी हक है पैसों पे। और ऐसी लड़कियां मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे बेटे काफी है मेरे लिए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पैसे ज्यादा जरूरी है बेटियां। वही नहीं, आमचा मामला दखल देऊ नका। जाओ अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। हाँ करूंगा, खुद सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम। अपने घर को बेचूंगा, जमीन बेचूंगा, अपने आप को भी बेचूंगा, लेकिन मेरी बच्ची को छुड़ा के लाऊंगा मैं खुद सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम। हम पैसों के इंतजाम में लग गए। 2 दिन बीत गए। 3 लाख का इंतजाम हो गया है। अपनी गांव की जमीन के लिए मैंने गिराक भी ढूंढा है। वो 6.5 देने को तैयार है। कुल मिला के 9.5 लाख हो जाएंगे। फक्त 50,000 कमी है। आहो, 50,000 तो मेरे गहने बेच कर भी मिल जाएंगे। कौन है? सरस्वती, क्यों चिल्लाए तुम? क्या हुआ? पैसे देने में 2 दिन की देर का इनाम है ये। 4 उंगलियां और जितनी देर होगी उतने ही तेरी बेटी के टुकड़े तेरे घर पर पहुंचते रहेंगे। जिंदा चाहिए तो जल्दी इंतजाम करना। फिर हम लोगों ने उसे 10 लाख रुपए भी दिए, लेकिन साहब 2 महीने बाद तक भी लड़कियों का कुछ पता नहीं चला। और उन तीनों लड़कियों में से कोई वापस भी नहीं लौटी। तो आपने ये बात अब तक पुलिस को क्यों नहीं बताई? साहब, हमें लगा कि अगर हम आपके पास आए उसको पता चल जाएगा तो वो लड़कियों को मार देगा। अजीब लोग हैं आप सबने गलती की। किसी ने भी पुलिस के पास जाना जरूरी नहीं समझा। काफी कोशिशों के बाद ही सही, लेकिन केस अब थोड़ा समझ में आने लगा था। अनीता, चारू और भव्या घर से भागी थी और एक किडनैपर के चंगुल में आ फंसी थी। पर एक सवाल अब भी था कि लड़कियां अब अगर मुंबई में हैं, तो किडनैपर कौन था और इस वक्त वो कहां था? और ये सब उसकी चंगुल से छूटी कैसे? क्या ये उसका कत्ल करके भागी थी और इसलिए वो सबसे अपने अतीत को छुपाती थी?
और अगर ये तीनों अब भी उसके कब्जे में थी, पुलिस जैसे जैसे सवालों के जवाब ढूंढती, वही जवाब फिर से सवाल बनकर उनके सामने खड़े हो जाते। इन सारे सवालों के जवाब शायद भव्या के पास थे, लेकिन वो खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस अनीता और चारू तक नहीं पहुंच पाई थी। आखिर वो दोनों कहाँ गायब हो गई थी और सुनीता कहाँ थी? उसका अतीत क्या था? पुलिस को सुनीता पर भी संदेह था, क्योंकि सुनीता की मां का यह कहना था कि उसने सुनीता के पिता को मारा है, लेकिन नागपुर पुलिस का यह मानना था कि वो कत्ल सुनीता ने ही किया है। तुझे भूख लगी है ना? खाना चाहिए? तुझे खिलाती हूँ खाना, तो चल मेरे साथ। भव्या। सर प्लीज, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, आप प्लीज बाहर जाइए। मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। देखा इसकी क्या हालत हो गई है। क्या ये वही भव्या है जो पूरे घर में उछल कूद करती थी, बोल बोल के मेरा दिमाग खाती थी? ए भव्या बोलना। कैसी हालत हो गई है भव्या की। आज उसके माँ बाप उससे मिल भी नहीं सकते। भव्या, भव्या उठना बेटा, उठना, देखना तेरे आई बाबा आए हैं, कुछ तो बोल बेटा। जिसके साथ शादी करनी तू कर सकती, मैं मना नहीं करूंगा। एक बार देख। बाहर चलिए प्लीज। मैं देखती हूँ, आप जाओ। अरे अरे धीरे से खाना, बहुत भूख लगी थी ना तुझे। अब जितना चाहे उतना पेट भर के खा लो। अभी ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? भाभ्या, हम जानते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो हमसे बात करनी होगी। तुम तीनों को किसी ने किडनैप किया था ना? नहीं सर, हमें किसी ने किडनैप नहीं किया। हम तीनों ने मिलकर भागने का प्लान बनाया था। क्या हुआ भव्या? तू इतनी सुबह सुबह, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ अर्जेंट तो है। वो क्या है ना, मैंने और सूरज ने मुंबई भागने का प्लान बनाया है और हम लोग आज रात को निकल जाएंगे। पर तू भाग क्यों रही है? वो बाबा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, और अगर अपना सपना पूरा करना है तो थोड़ी सी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना, इसलिए स्टेप लेना ही पड़ेगा। हाँ शायद तू सही कह रही है, मुझे भी मुंबई भाग जाना चाहिए, क्योंकि बाबा मेरे हीरोइन बनने के सपने को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तू सोच कर रही है, आज नहीं तो कल तुझे भागना तो है ही, तो हमारे साथ चल ले। तू सही कह रही है, आज नहीं तो कल भागना ही है, तो आज ही भागते हैं। तू चारू को साथ क्यों लेके आई है? ताई मुझे नहीं लेके आई, मैं खुद यहाँ पे आई हूँ। जहाँ ताई जाएगी मैं भी वहाँ पर आऊंगी, पर मुझे इस घर पे नहीं रहना जहाँ लड़की को गाली और मार के अलावा कुछ नहीं मिलता। सिर्फ ये आने वाली थी ना? ये भी चलेगी? हाँ ये मेरे साथ आएगी। देखो भाभ्या, तुम और मैं मुंबई से आगे वाले शहर में जाएंगे, ठीक है? और तुम दोनों को हम बीच में बस स्टॉप पे उतार देंगे, वहाँ से तुम लोगों को मुंबई की बस मिल जाएगी। लेकिन हम लोग तो मुंबई जाने वाले थे ना? हाँ जाने वाले थे, लेकिन इसके परिवार वाले वहाँ हमको पहचान सकते हैं, तो इसलिए पहले हम शादी करेंगे और उसके बाद सीधा मेरे गाँव चलेंगे। लेकिन भव्या मुझे लगा था... अनीता, अगर तुझे डर लग रहा है ना तो तू अभी भी घर जा सकती है, किसी को पता ही लगेगा तुम दोनों भागने वाले थे। नहीं, अब डिसाइड कर लिया तो कर लिया है, जो होगा देखा जाएगा। चलो ठीक है, बैठो। एक सेकंड रुको, फोन स्विच ऑफ करो अपने दोनों। क्यों? तुम लोगों के फोन के सिग्नल से पुलिस हमको ट्रैक कर सकती है, ठीक है? चलो गाड़ी में बैठो, फोन स्विच ऑफ करो, चलो। रुको रुको रुको, अरे तब भाभ्या प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, और अगर चाहिए ना तो मुझे आगे रास्ते पे कहीं उतार देना, लेकिन प्लीज अभी मुझे ले चलो प्लीज। ये कौन है? ये भी हमारी दोस्ती है, ले चलो ना। सर मैंने और सूरज ने उन तीनों को अगले ही शहर छोड़ दिया था और हम दोनों आगे चले गए थे। सुनीता ने तुम्हें बताया था कि वो घर छोड़ के क्यों भाग रही थी? नहीं सर। उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग कहाँ गए? मैं बहुत 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 खुश हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा।
मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। देखो अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भाग तो आए हैं, लेकिन शादी करने के लिए और उसके बाद के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, जो कि हमारे पास नहीं है। अब क्या करें? देखो मेरे पास एक प्लान है, और अगर तुम साथ दोगी तो पूरा भी हो सकता है, जिससे कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। कैसा प्लान? हमें किडनैपिंग का नाटक करना होगा। सर, सूरज ने झूठ बोला कि ये सब नाटक था, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ सच था। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। उसने सच में मेरा किडनैप किया और मुझे एक रूम में बंद कर दिया। फिर हम तीनों के घर वालों से पैसे मांगे, और जब पैसे आने में देरी हुई तो उसने मेरे हाथों की उंगलियां काटकर मेरे आई बाबा को भेजी। पूरा हाथ काट के भेजूंगा तेरे बाप को। तुम वहां से भागी कैसे भाव्या? तुम वहां से निकली कैसे और मुंबई कैसे पहुंची? भाव्या तुम वहां से कैसे निकली? भाव्या, 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 डॉक्टर को बुलाओ। आप लोग प्लीज बाहर रुकिए। भव्या अब इस दुनिया में नहीं थी, और उसके इस दुनिया से जाने की वजह थी कि उसने एक गलत आदमी से प्यार किया। शादी के सपने देखते हुए बिना सोचे समझे उसके साथ घर से निकल गई। इस दुनिया में प्यार में धोखा खाने वालों की कमी नहीं है, इसलिए प्यार में दिल के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, वरना अक्सर लोग आपके जज्बात का फायदा उठा जाते हैं। भव्या के सपने ने उसे मौत दी, और अनीता अपने सपने को पूरा करने के लिए अब भी दर दर भटक रही थी। ये लड़कियां एक दलदल में आ फंसी थी, और इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इनके साथ और क्या होने वाला था। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? वो प्रोड्यूसर से मिलना है, वो अभी बिजी है, आप बाद में आना। आप लोग मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं देते? पिछले 1 महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ यहाँ पर। ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ मैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है मैंने, और अच्छी एक्टिंग करती हूँ। हीरोइन बनना है मुझे। तुम्हारे जैसी हीरोइन बनने वाली यहाँ दिन में 36 आती है। सबको हीरोइन बनना है। चले आते हैं मुंह उठा के। चलो यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो प्यून को बुलाऊंगी। चलो जाओ। ताई, अब तुम्हें ये फिल्मों का चक्कर छोड़ देना चाहिए। पहले से ही हम मुसीबत में है, ऊपर से पुलिस हमें ढूंढ रही है। अगर किसी को पता चले। सुनिए मैडम, ये इन बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काटकर कोई काम नहीं मिलने वाला है आपको। आपको सिर्फ एक नया प्रोड्यूसर ही काम दे सकता है। मैं जानता हूँ इसे। अगर आप मिलना चाहती हैं तो चलिए मेरे साथ, मैं मिलवा देता हूँ। इतना क्या सोच रही हो मैडम, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। और वैसे भी मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपकी मर्जी। बहुत खतरनाक है ये लड़की, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अरे भाई सुनोगे कहाँ? अरे 15 दिन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठकर ये गाना हमने खुद बनवाया है। जितना लोगों की फिल्मों का बजट होता है ना, उतना तो हमारे गाने का बजट है। 5 CR, 5 करोड़। हाँ, बस एक नए चेहरे की तलाश है। आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए। एक्चुअली क्या है कि वही 4-6 हीरोइन देख देख कर पब्लिक पक चुकी है। अब पब्लिक चाहती है कुछ नया चेहरा, न्यू फेस। पर तुम चिंता मत करो, देखते जाओ हम तुम्हारी लॉन्चिंग कैसे करते हैं। रातों रात स्टार बना देंगे। वैसे
आप लोग ये बताइए कि आप लोग हो कहाँ से? एक्चुअली हम लोग मुंबई से ही हैं और फैमिली में हम दोनों बहनों के अलावा कोई नहीं है। चारू, चारू, मंसूर। हाँ जी। इस बार एकदम कड़क माल लाए रे तू। पिछली बार वो बिजली को लाके एड़ा बनाया था तूने मुझे। अरे आका, पिछली बार का घाटा भी इनसे पूरा कर लेना। एकदम ताजा फूल है, जितना चाहे रस निचोड़ लो। ये अक्का, तेरी लड़की तेरे कंट्रोल में है नहीं। ये देख मेरे थोपड़े का क्या किया। चल निकाल मेरे पैसे, मेरे को वो नहीं चाहिए। ए साला, एक लड़की को काबू नहीं कर सकता तू और मेरे से बातें बोलता है। रुक, ये ले, ये ले, ये ले। हाँ ठीक है। क्या रे, कहाँ से उठा के लाया तू? बहुनी खराब कर दी तूने। अरे आका, दोनों एकदम नवी हैं, थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा तुमको। दरवाजा खोलो, कोई है? क्या रे, क्यों शोर मचा रही है? हाँ, दरवाजा तोड़ने का है तुझे? आप कौन है और मेरी छोटी बहन का है? हम लोग यहाँ कैसे आए? अब तो यहाँ पैसा कमा के देगी मुझे। नहीं, हम लोग एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग ये सारे काम नहीं करेंगे। चुप बैठ। 2 लाख रोकड़ा देके खरीदा है तुम दोनों को। देख, तेरी बहन छोटी है लेकिन तेरे से समझदार है वो। उसने कस्टमर को नाराज नहीं किया। इससे कुछ सीख। मिलना है तेरी बहन से? ताई मुझे मरना है। नहीं, मुझे मरने दो ताई। तू टेंशन मत ले। मुझे कुएं में फेंक दो। छोड़ाई, दूर हो। मैंने बोला ना छोड़ो इसको। अरे छोड़ दो उसे। छोड़ उसको। वो मेरी बेटी अनीता, मेरे को छोड़ दो। राणे, चेक करो इसे। चल इधर। सुनीता, तुमने अपने पिता को क्यों मारा? वो मेरी आई को मारता था, वो रोज मारता था, कहता था सर फोड़ देगा। मैंने ही उसका सर फोड़ दिया। मार डालो उसे। नहीं साहब, ये सब झूठ बोल। अगर ये झूठ बोल रही है तो सच क्या है? साहब, इससे पहले भी पुलिस आई थी। मैंने सब कुछ सच सच बताया था, पर मेरी बात में किसी ने विश्वास नहीं किया साहब, क्योंकि सबने मुझे मार्केट में देखा था और सब जानते थे कि सुनीता को अपना सौतेला बाप पसंद नहीं है। अगर तुम सच भी बोल रही हो तो भी उसे जेल तो जाना होगा, अनुराधा के कत्ल के जुर्म में। मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं सच बोल रही हूँ। सर, अनुराधा काकी का खून सुनीता ने नहीं, ताई ने किया था। तुम्हें कैसे पता? ताई ने खुद बताया था जब हम मुंबई से नागपुर बस में आ रहे थे। अनीता ने अनुराधा को क्यों मारा? रूम का भाड़ा क्यों नहीं दिया तूने अब तक? वो आप अभी ये रख लो,
बाकी मैं थोड़ा थोड़ा जमा करके पूरा दे दूंगी। हर महीने का नाटक है हाँ तेरा? मेरे बेटे के साथ सोती है, उसी से पैसे लाती है और मुझे देती है, वो भी पूरे नहीं देती। ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? हाँ, सब जानती हूँ मैं क्या चल रहा है तेरा मेरे बेटे के साथ। देख मेरे को है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इतना ही कहना है कि अगर तेरे को यही सब करना है तो मेरे को बोलना। काफी प्रोड्यूसर्स को जानती हूँ मैं, अगर उनको खुश रखेगी ना तो सोच नहीं सकती है इतना कमाएगी। मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ। अच्छी तरह से जानती हूँ किस तरीके की लड़की है तू, समझी ना? हाँ, मेरे को मत सिखा। ये तू ये सब करती है तो तेरी छोटी बहन भी करती होगी, है ना? अनीता ताई मुझे मार्केट में मिली थी, फिर हम एक साथ घर आए और वहाँ पे हमें अनुराधा काकी की लाश दिखी। ये रही आपकी सस्पेक्ट, इसे आप अपने साथ नागपुर ले जा सकते हैं। लेकर चलो इसे। आई थैंक यू। सुनीता, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, तुम्हारे सामने काफी सारी उम्र पड़ी है, तो रिहा होने के बाद उसे अच्छे से जीना और क्राइम से दूर रहना। अनीता और भव्या के सपने मुकम्मल नहीं हो पाए। सुनीता वक्त और हालात का शिकार हुई और चारू को बिना किसी गलती के बहुत कुछ सहना पड़ा। सूरज शुक्ला, रघुनाथ मोरे, सुनीता शिंदे और नम्रता शिंदे ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और चार्जशीट फाइल होना अभी बाकी है। सपनों के पीछे भागते हुए दिल की सुने, लेकिन दिमाग की भी जरूर सुने। उसे अनसुना न करें, क्योंकि वो आपको वाजिब और गैर वाजिब के बीच का फर्क बता सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।